आज के इस वीडियो में क्लास 12 के अंशाल पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे। जो 2020 में जो परीक्षा हुआ था उसमें 7 सेट पेपर बने थे, तो वह सातों सेट को पेपर हल करके बताया जाएगा। तो आज जो है पहला सेट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक एक प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पेपर कोड क्या है, तो 346 यस पेपर का कोड है। यहाँ देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, वेबर है, वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट मीटर है, न्यूटन प्रति कूलाम है। तो यहाँ वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कैसे निकालेंगे, तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर होता है ई ए होता है। ई का नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, और ए का नाम क्या है, क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ दूसरे लाइन से लिख सकते हैं फाई का मात्रक मतलब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, इधर हो जाएगा आपका ई ए का मात्रक। अब ई का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे कि वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है, ई का मात्रक होता है। और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1 मीटर बचा रहेगा, तो क्या बनेगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। अब देखेंगे वोल्ट मीटर कौन से ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन जो है क्या है, सही है। इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या होगा, विकल्प जो है सही है। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कैसे लाया गया। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे ध्यान से। इसका दूसरा प्रश्न है ख, एक 24 सेमी, अब ध्यान देंगे 24 सेमी प्रतिरोध वाले तार एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। मतलब टोटल जो दिया गया है 24 ओम प्रतिरोध है और उसको समबाहु त्रिभुज में जोड़ा गया है। किन्हीं 2 शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होगा। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, 9/2 ओम है, 16/3 ओम है, 12 ओम है, 24 ओम दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे कि 24 ओम का प्रतिरोध जो है समबाहु त्रिभुज में इसको जोड़ा गया है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो यहाँ टोटल कितना है, 24 ओम है। तो अब ये 24 को जब 3 भाग में बांटेंगे तो 8 जो है पहला जो है ओम आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 8 ओम पहला हो जाएगा, और 8 और ये भी क्या हो जाएगा, 8 8 मिलके क्या हो गया 16, और 8 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 8 8 16, और 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 24 ओम हो जाएगा। किसमें जोड़ा गया है, समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया है। अब इसमें हमको बताना है प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। प्रभावी प्रतिरोध मतलब तुल्य प्रतिरोध इसमें क्या है, तो ध्यान देंगे यह 8 ओम और यह 8 ओम को जब इसको सीधा करेंगे तो श्रेणी क्रम बन जाएगा। तो यह श्रेणी क्रम में हल कर लेंगे तो जो उत्तर आएगा वह उत्तर, और यह 8 ओम जो मिलेगा वह कौन सा हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। क्योंकि यह दोनों जो बना हुआ है किस क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो पहले श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, जितना उत्तर आएगा वह मान, और नीचे जो 8 ओम दिया है वह मिलेगा, तो कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 8 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। मतलब यह 8 ओम और यह 8 ओम मिलेगा तो श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, तो R बराबर होता है R1 प्लस R2 होता है। R बराबर R1 का मान क्या है, 8 है, R2 का मान क्या है, 8 है। 8 8 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 ओम हो जाएगा। मतलब ये ऊपर जो है 16 ओम हो गया। अब ये 16 ओम और 8 ओम मिलेगा तो कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 16 ओम 8 ओम जो है किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, तो 1/r डैश हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। 1/r डैश बराबर 1/r1, R1 का मान क्या मान लेंगे, 16 ओम मान लेंगे, और R2 को क्या मान लेंगे, 8 ओम मान लेंगे। तो 1/16 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 1/8 डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 हो गया। अब यहाँ देखेंगे 16 है और यह 8 है, तो कितने से गुणा कर दे 16 हो जाए, तो 2 से जो है ऊपर गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब 16 और 8 का एलसीएम क्या हो गया, 16 हो गया। तो ऊपर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हर बराबर हो जाएगा। तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 3 बटा जो है 16 हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर
देंगे, आर डैश ऊपर जाएगा, 1 नीचे जाएगा, 16 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो आर डैश का मान क्या हो गया 16/3 जो है ओम जो है तुल्य प्रतिरोध इसमें आ गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन 16/3 जो है बी वाला ऑप्शन जो है क्या है सही है। तो कैसे इसको हल किया गया, इसमें दो क्रम है, एक श्रेणी क्रम है और एक दूसरा जो है क्या है समांतर क्रम है। पहले श्रेणी क्रम को हल करेंगे, उसके बाद से समांतर क्रम को हल करेंगे, और दोनों को जब हल करने के बाद से जो उत्तर आएगा वही इसका तुल्य जो है या प्रभावी प्रतिरोध इसका हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर ख भी आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर ग। तो प्रश्न नंबर ग क्या है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर जो दिया गया है वह 100 ओम दिया गया है, XL बराबर क्या दिया गया है 200 ओम दिया गया है, तथा XC बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कलांतर है। यहाँ पर वोल्टता तथा प्रभावी धारा में कलांतर पूछा जा रहा है। कलांतर का मतलब होता है फाई, इसमें फाई पूछा गया। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है 0 अंश, दूसरा 30 अंश, 45 अंश और 90 अंश दिया गया है। सबसे पहले इस प्रश्न में देखेंगे किसका किसका मान प्रश्न में दिया गया है। तो देखेंगे R बराबर 100 ओम है, तो यहाँ लिखेंगे R बराबर 100 ओम हो गया। XL बराबर क्या है 200 ओम है, तो XL बराबर 200 ओम हो जाएगा। XC बराबर 200, XC बराबर 200 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे सूत्र लिख लेंगे कि आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कलांतर का सूत्र क्या है। तो यह LCR परिपथ है, और कैसे पता चला कि यह LCR परिपथ है, क्योंकि L है, C है और R दिया गया है। तो LCR परिपथ में आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे tan फाई बराबर होता है XL माइनस XC बटा क्या होता है R होता है। यह किसका सूत्र है, तो यह कलांतर का सूत्र होता है। तो यहाँ पर पहले सूत्र लिख लेंगे। अब सूत्र लिखने के बाद से उसमें मान को भर देंगे, तो लिखेंगे tan फाई बराबर XL कितना है, तो XL का मान देखेंगे 200 है, तो यहाँ 200 लिख देंगे। XC का मान क्या है 200 है, तो यहाँ XC का मान 200 रख देंगे। बीच में क्या है माइनस है, तो माइनस कर दिया जाएगा। R का मान कितना दिया गया है, तो R का मान 100 है, तो यहाँ पे 100 रख देंगे। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है, बहुत आसान है। अगला लाइन बनेगा tan फाई बराबर 200 में से जब 200 घटा देंगे तो क्या बचेगा 0 हो जाएगा। बटा में क्या होगा 100, 100 में 100 से जब 0 का भाग करेंगे तो क्या बनेगा 0 हो जाएगा। बताइए tan में किसका मान 0 होता है, तो tan फाई बराबर क्या हो गया 0 अंश हो जाएगा, क्योंकि tan में 0 जो मान आएगा वह 0 अंश में मान जो है 0 होता है, इसलिए फाई बराबर क्या लिखेंगे 0 अंश हो जाएगा। इसमें विकल्प ऑप्शन जो है ए जो है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, 0 अंश होगा। तो इसमें ऑप्शन ए में देख सकते हैं क्या है, ए में आपका क्या है 0 अंश है। तो कैसे इसको हल किया गया, बहुत आसान विधि है। बस सूत्र आपको याद रखना है कि tan फाई का सूत्र होता है LCR परिपथ में XL माइनस XC बटा क्या होता है R होता है। तो प्रश्न नंबर ग भी जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब अगला प्रश्न समझेंगे, प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ क्या है, तो प्रश्न नंबर घ देखेंगे, यदि ध्रुवण कोण अल्फा है, ध्रुवण कोण को क्या मान लिया गया है अल्फा है, और क्रांति कोण को क्या मान लिया गया है बीटा हो, तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1 है, काट अल्फा साइन बीटा बराबर 1 है, काट अल्फा काट बीटा tan अल्फा काट बीटा बराबर 1 है, काट अल्फा काट बीटा बराबर 1 दिया गया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, और यह प्रश्न बहुत ही IMP है, क्योंकि यह कई बार ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब ये देखेंगे यहाँ पे ध्रुवण कोण कितना है, ध्रुवण कोण क्या है अल्फा है, और ध्रुवण कोण को किससे दिखाते हैं IP से दिखाया जाता है, तो IP बराबर अल्फा दिया है। क्रांति कोण को किससे दिखाया जाता है, तो क्रांति कोण को C से दिखाया जाता है, और क्रांति कोण C बराबर इसमें क्या है बीटा है, तो C बराबर बीटा हो गया और IP बराबर अल्फा हो गया। तो अब यहाँ सूत्र होता है n बराबर 1/sin C, मतलब ये सूत्र किसका है, तो अपवर्तनांक और क्रांति कोण में जो है संबंध है। n बराबर क्या होता है 1/sin C हो जाएगा। अब n बराबर 1/sin C, C के जगह पे क्या
क्या लिखना है, बीटा लिखना है। अब सी को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, बीटा हो जाएगा। अब बन जाएगा समीकरण नंबर ए। तो ये किसके नियम से बना है, अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में जो है संबंध होता है, उसके अंतर्गत ये सूत्र लिखा गया है। और उसमें जो है सी के स्थान पे क्या लिख दिया गया है, बीटा लिख दिया गया। बन गया समीकरण नंबर ए। और आप लोग पढ़े होंगे बूस्टर का नियम। किसका नियम है, बूस्टर का नियम क्या होता है, n बराबर होता है tan IP होता है। यह बूस्टर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये सूत्र बनाए थे, n बराबर tan IP होता है। अब बताइए इसमें IP किसके बराबर दिया गया है, तो इसमें IP जो है अल्फा के बराबर दिया गया है। अब यहाँ n बराबर tan IP को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, अल्फा लिख लेंगे। यह किसका मान है, IP का मान। अब बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को देखिए और पर समीकरण नंबर 2 को देखिए ध्यान से। इसमें क्या है, n है, और इसमें भी देखिए क्या है, n है। इसका मतलब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का जो मान निकला हुआ है वही मान समीकरण 2 में क्या करेंगे, रख देंगे। तो समीकरण 1 का मान क्या निकला है, n बराबर 1/sin बीटा निकला है। अब यहाँ n के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/sin बीटा हो जाएगा। और यहाँ n देखिए n है, तो n की जब 1/sin बीटा हो गया, बराबर है tan अल्फा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan अल्फा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर किसका मान रखा गया है, तो यहाँ पर n का मान जो समीकरण 1 में निकला है वही मान यहाँ पे रखा गया है। अब इसमें गुणा करेंगे, साइन बीटा का गुणा जो है, साइन बीटा गुणा साइन अल्फा में कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर साइन बीटा गुणा जो है tan अल्फा में करेंगे तो क्या बनेगा, tan अल्फा इंटू साइन बीटा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए अंश में क्या है, 1 है, तो यह 1 के बराबर हो गया। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे कि tan अल्फा साइन बीटा किस में है, तो tan अल्फा साइन बीटा बराबर 1 जो है पहला ऑप्शन जो है इसमें सही है। विकल्प नंबर 1 जो है tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1 ऑप्शन जो है पहला क्या है, सही है। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको निगमन किया गया। तो इसमें 2 सूत्र का प्रयोग किया गया, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध का प्रयोग किया गया तथा बूस्टर का नियम जो है इसमें प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम से इसको सिद्ध किया गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, एक ही वेग से गतिमान में से किस कण के देवब्रागली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती हैं। मतलब एक ही वेग, मतलब वेग जो है एक ही हो, गतिमान में से किस कण के देवब्रागली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती हैं, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, अल्फा कण की। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन की जो है तरंगदैर्घ्य क्या होती हैं, अधिकतम होती हैं। इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यह विकल्प जो है फाइनल हो गया। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर इसका 2। प्रश्न नंबर 2 का क क्या है, तो प्रश्न नंबर 2 अब समझेंगे क्या दिया गया है। अब यहाँ पर एक और विकल्प है, पहला ये विकल्प फाइनल हो जाए तो विकल्प क्या है इसमें, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में, अप्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति किसे दिखाते हैं, गामा से दिखाया जाता है, तथा निरोधी विभव को किसे दिखाते हैं, V0 इसको कहा जाता है, या V0 भी कह सकते हैं, के बीच खींचे गए वक्र का ढाल होती है। अब यहाँ पे ढाल का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, ढलान बराबर क्या होता है, H/E, मतलब प्लांक नियतांक और इलेक्ट्रॉन का आवेश के अनुपात को क्या कहा जाता है, वक्र की ढलान कहा जाता है। तो ढलान का सूत्र होता है H/E। तो इसमें H/E जो है कौन सूत्र हो जाएगा, कौन ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि बी ऑप्शन में क्या दिया गया है, H/E दिया गया है। और इसमें वक्र की ढलान पूछा जा रहा है, वक्र की ढलान का सूत्र क्या होता है, प्लांक नियतांक बटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है 2 का क, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। यह भी प्रश्न बहुत IMP है। तो अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा आपको लिखना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर, किसके, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस की जो है क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। तो अवतल लेंस के द्वितीय फोकस का परिभाषा बहुत आसान है, क्या लिखेंगे, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब लेंस है और उसके मुख्य अक्ष के जो समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस
कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो इसको पहले परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो आप सभी विद्यार्थी इसको शॉर्ट स्क्रीन करके अपने कॉपी में जरूर इसको नोट बना सकते हैं। अब अगला जो ख प्रश्न है, रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध लिखिए। तो रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु और अर्ध आयु में क्या संबंध होता है, केवल संबंध लिखना है, संबंध स्थापित नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे, औसत आयु टाउ बराबर होता है 1.44 जो है टी हाफ होता है। क्या होता है, टाउ बराबर 1.44 जो है टी हाफ। टी हाफ का नाम क्या है, तो टी हाफ का नाम अर्ध आयु है, मतलब आधा समय इसको बोला जाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर टाउ का नाम क्या है, औसत आयु है, और टी हाफ का नाम क्या है, अर्ध आयु है। तो प्रश्न नंबर ख भी आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ में औसत आयु तथा अर्ध आयु में क्या संबंध है। तो अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही आईएमपी है, यह कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 2 का ग है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का आपको अर्थ समझाना है। इसका मतलब कार्यफलन किसे कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, आप लोग परिभाषा जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो इस परिभाषा को आप लोग याद रखिएगा। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा होता है जब किसी धातु के सतह पे जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, कार्यफलन कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे W से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका मात्रक अगर पूछा जाए तो इसका मात्रक जूल होता है। इसका मतलब क्या है, जब जैसे गर्मी के महीने में क्या होता है, जब आप लोग छत पे जाते हैं तो आपका पैर क्या होने लगता है, जलने लगता है, और बहुत तेजी से जलने लगता है। इसका मतलब क्या है, जब प्रकाश के द्वारा जो है जो उसके ऊपर प्रकाश की किरणें आपतित होती है उस छत पर, उसमें से क्या उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगते हैं। तो उसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को ही क्या कहा गया है, कार्यफलन कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए, कितना आसान है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। प्रकाश इलेक्ट्रॉन मतलब प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कर सके, उसे कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। कार्यफलन का सूत्र क्या होता है, तो W बराबर H गामा 0 होता है। अगर गामा 0 को बदल देंगे तो C बटा क्या हो जाएगा, लेमडा 0 हो जाएगा। इसको लेमडा नॉट भी कहा जाता है। आप लेमडा 0 भी बोल सकते हैं, लेमडा नॉट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ 2 सूत्र बताया गया कार्यफलन को, दोनों सूत्र को जो है आप सभी विद्यार्थी तैयार जरूर कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है, वाटहीन धारा का क्या अर्थ है। ये तो और आसान है। वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं, कहेंगे चोक कुंडली में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहा जाता है। क्या कहेंगे, चोक कुंडली में बहने वाली धारा को क्या कहा जाता है, वाटहीन धारा कहते हैं। कितना आसान प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है 2 का अंगा, मतलब चोक कुंडली जी। अब चोक कुंडली क्या होता है, तो आप लोग मैक्री बल्ब देखे होंगे, LED बल्ब होता है, जब बड़ा सा जो लगाया जाता है तो उसके बगल में जो है चोक कुंडली लगाया जाता है। और चोक कुंडली में जो बहते हैं धारा, बहने वाला धारा क्या कहलाएगा, वाटहीन धारा उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। अब विभव प्रवणता क्या होता है, तो यहीं से इसकी परिभाषा बोल सकते हैं कि दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। कितना आसान है, दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, विभव प्रवणता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है, ई से प्रदर्शित करते हैं। और विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है, ई बराबर डेल V बटा डेल या, मतलब डेल x का नाम क्या है, दूरी है, और डेल V का नाम क्या है, विभव में होने वाले परिवर्तन है। इसे इसको कहा गया कि दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, 2 का च है, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित
परिभाषित कीजिए। मतलब चल कुंडली धारा मापी में धारा सुग्राहिता किसे कहते हैं। अब धारा सुग्राहिता का सूत्र क्या होता है, तो धारा मापी की धारा सुग्राहिता का सूत्र होता है विक्षेपण कोण बटा धारा। अब यहीं से चाहे तो इसका परिभाषा बना सकते हैं कि किसी चालक के बीच बने विक्षेपण कोण, किसी चालक के बीच बने कौन सा कोण कहेंगे, विक्षेपण कोण, उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस इसी में इसकी परिभाषा क्या हुआ है, छिपा हुआ है। कैसे बोलेंगे, किसी चालक के बीच बने कौन सा कोण, विक्षेपण कोण, और कहेंगे उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसे यस आई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं यस आई से प्रदर्शित करते हैं, और विक्षेपण कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई बट्टा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो मतलब ये दो का क भी जो है प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे कि धारा सुग्राहिता किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर जो है इसी सूत्र में जो है छिपा हुआ है। अगर सूत्र आपको याद है तो इसका परिभाषा आप लोग बना सकते हैं। क्या है, तो प्रश्न नंबर 3 है, एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है। मतलब एक जो है प्रेरक तत्व जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, और उस परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच में कलांतर क्या होता है। इस परिपथ में प्रेरक प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो इसमें दो प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब परिपथ में प्रेरक तत्व किससे जुड़ा होता है, प्रेरक तत्व को किसे प्रदर्शित करते हैं, तो यल से प्रदर्शित करते हैं। तो जब परिपथ में प्रेरक तत्व यल जुड़ा हो तो वोल्टेज धारा से कला में क्या होता है, 90 अंश अग्रगामी होता है। आप सभी विद्यार्थी अभ्यास में पढ़े होंगे, जब यल जुड़ा होता है परिपथ में तो वोल्टेज क्या होता है, धारा से कला में जो है 90 अंश आगे होता है, अग्रगामी होता है। तो इसलिए आई बराबर अगर आई 0 साइन ओमेगा टी लिखेंगे तो भी बराबर का लिखेंगे भी 0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ फाई के जगह पे क्या लिख लेंगे, 90 अंश जो है अग्रगामी है। अग्रगामी मतलब प्लस होता है, और पक्षगामी का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ प्लस है तो इसलिए अग्रगामी है, और अग्रगामी कौन है, तो धारा से जो है वोल्टेज क्या है, अग्रगामी है। अब यहाँ पर भी बराबर भी 0 उतार देंगे, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो काश थीटा होता है। तो थीटा के जगह पे ओमेगा टी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओमेगा टी हो जाएगा। तो भी बराबर क्या बनेगा, भी 0 कास ओमेगा टी हो जाएगा। मतलब वोल्टेज और धारा के बीच में क्या कलांतर होगा, तो जब प्रेरक तत्व जुड़ा रहता है तो वोल्टेज जो होता है धारा से कला में 90 अंश आगे होता है। अगला जो इसमें दिया गया है दूसरा प्रश्न इसी में, प्रेरक प्रतिघात। अब प्रेरक प्रतिघात को किससे दिखाते हैं, एक्स यल से दिखाते हैं। तो एक्स यल किसके बराबर होता है, ओमेगा यल के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स यल बराबर क्या होगा, 2 पाई एफ यल हो जाएगा। अब ओमेगा के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2 पाई एफ हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा का सूत्र होता है 2 पाई एफ, और यहाँ का जगह यल हो जाएगा। तो ये किसका सूत्र हो गया, प्रेरक प्रतिघात का यह सूत्र हो गया। अगला जो प्रश्न है 3 का ख, तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर दिया गया है 5 × 10 की पावर -7 मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। मतलब तरंगदैर्घ्य इसमें कितना दिया गया है, तो 5 × 10 की पावर -7 मीटर दिया गया है, और फोटान की जो ऊर्जा निकालना है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे लेमडा बराबर, पहले जो मान दिया है पहले नोट कर लेंगे। तो लेमडा बराबर 5 × 10 की पावर -7 मीटर जो है यह किसका मान है, तो लेमडा का मान है। ई बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। मतलब ई मतलब क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा बराबर क्या होगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो ऊर्जा का सूत्र होता है ई बराबर HC बटा लेमडा होता है। ये किनका सूत्र है, तो ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा का सूत्र है। अब अगला लाइन लिखेंगे ई बराबर, अब एच का नाम क्या है, तो प्लांक नियतांक है, और प्लांक नियतांक का मान क्या होता है, तो 6.6 × 10 की पावर -34 होता है। और सी का मान क्या होता है, 3 × 10 की पावर 8 होता है। और लेमडा का मान दिया गया है कितना, 5 × 10 की पावर -7 मीटर दिया गया है। अब 6.6 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 19.8 हो जाएगा। 6.6 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या बनेगा,
19.8 हुआ। अब बटा में क्या है 5 है। अब ये -34 है और ये 8 और ये 7 ऊपर जाएगा तो -7 है, जब ऊपर जाएगा तो ये +7 हो जाएगा। तो 8 7 मिलकर के क्या बनेगा 15 घात हो गया। तो अब यह -34 + 15 हो जाएगा। अब 15 में से 34 घात को घटा देंगे तो कितना घात बचेगा। तो अब यहाँ से देखेंगे, अब यह 5 से जब 19.8 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.96 आ जाएगा। किससे भाग दिए हैं 5 से भाग दिए हैं 19.8 में, तो 3.96 गुणे 10 के पावर 15 में से 34 घटा देंगे तो -19 घात हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऊर्जा मान आएगा वो जूल में आता, और यहाँ पे हमको उत्तर किस में लाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है। इसलिए 1.6 गुणे 10 के पावर -19 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो ऊर्जा जो जूल में आया था अब किस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब ये 10 के पावर 19 से 10 के पावर 19 को क्या करेंगे काट देंगे। अब यहाँ क्या बचेगा 3.96 बटा 1.6 हो जाएगा। अब ये 3.96 में 1.6 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2.47 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो ऊर्जा का मान जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकाला गया आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए और इसको हल भी करते सीख लीजिए कैसे इसको हल किया जा रहा है। तो अब अगला प्रश्न सीखेंगे 3 का गौ। तो प्रश्न नंबर 3 का ग है, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब प्रिज्म का कोण को और न्यूनतम विचलन कोण को अगर आपस में बराबर कर दिया जाए तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का मान क्या होगा, क्या सूत्र बनेगा। तो लिखेंगे ए बराबर, ए का नाम क्या है प्रिज्म का कोण बोला जाता है। तो यहाँ प्रिज्म का कोण जो है न्यूनतम विचलन कोण के क्या है बराबर है। प्रश्न में कहा गया है कि ए का मान डेल एम का मान में आपस में क्या है बराबर हैं। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र आप लोग जानते होंगे, n बराबर क्या होता है साइन ए प्लस डेल एम बटा 2 पूरे का बटा साइन ए बटा 2 होता है। ये किसका सूत्र है तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का यह सूत्र है। अब n बराबर क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, ए के जगह पर ए रहेगा लेकिन डेल एम के स्थान पर क्या रखेंगे ए रख देंगे। तो ए प्लस ए बटा 2 हो गया, नीचे साइन ए बटा 2 को नीचे उतार देंगे। मतलब डेल एम के स्थान पे क्या लिखा गया है ए रखा गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे n बराबर क्या हो जाएगा साइन, अब एगो ए और एगो ए मिलके कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, बटा में 2 है और नीचे साइन ए बटा 2 को नीचे क्या करेंगे उतार देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा 2 से 2 को काट दिया जाएगा, बचेगा क्या साइन ए बचेगा और नीचे क्या बचेगा साइन ए बटा 2 बचेगा। और एक सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, साइन ए का सूत्र होता है साइन ए बराबर क्या होता है तो 2 साइन ए बटा 2 होता है इंटू क्या होता है कास ए बटा 2 होता है। ये किसका सूत्र है तो साइन ए का सूत्र है 2 साइन ए बटा 2 इंटू कास ए बटा 2 इसका जो है सूत्र है। अब ये साइन ए को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे 2 साइन ए बटा 2 इंटू कास ए बटा 2। ये किसका सूत्र है साइन ए का सूत्र है। अब बटा में क्या है साइन ए बटा 2 को नीचे उतार देंगे। अब साइन ए बटा 2 से साइन ए बटा 2 को काट देंगे, काटने के बाद से बचेगा क्या तो n बराबर बचेगा ऊपर 2 बचेगा और क्या बचेगा कास ए बटा 2। तो यही जो है किसका सूत्र आ गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र आ गया। और ये कब सूत्र बनेगा जब ए का मान डेल एम का मान आपस में क्या हो बराबर हो। तो एक एक लाइन को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर इसको क्या कर लीजिएगा नोट कर लीजिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा हो वहां पर जरूर आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तर्क द्वारा निर्गत y के लिए बूलियन व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ बूलियन व्यंजक ज्ञात करना है। अब यह चित्र दिया गया है और इसको बताना है कि कौन सा यह गेट है और यह गेट के माध्यम से इसका बूलियन व्यंजक बनाना है। तो निम्नलिखित तर्क द्वारा निर्गत y का बताना है। तो a और b इनपुट तथा y जो है क्या है आउटपुट है। और यह जो गेट बना है यह एंड गेट बना है। कौन सा गेट बना है एंड गेट बना है। यह प्रतीक आप लोग जानते होंगे किस गेट का है एंड गेट का प्रतीक है। और इसका बूलियन व्यंजक क्या होगा a इंटू बी बराबर y होगा। a गुणे b इसको बोला जाएगा और गुणा के जगह पे क्या लिखते हैं एंड लिखते हैं। तो a एंड b बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि मतलब ये कौन सा गेट है तो यह एंड गेट है। और एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है a इंटू बी बराबर y होता है या a एंड b
बराबर क्या होता है, y होता है। इसमें अथवा दिया गया है, तो अब अथवा में देखेंगे लिखा है NOR गेट का प्रतीक चिन्ह तथा सतता सारणी बनाइए। तो यह जो गेट बना है, जो ध्यान देंगे, यह कौन सा गेट है, NOR गेट है। माने NOR गेट किसे कहते हैं, वह गेट जो नॉट गेट और OR गेट से मिलकर के बने होते हैं, उस गेट को NOR गेट कहते हैं। अब इसका बूलियन व्यंजक कैसे बनेगा, तो बूलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी, मतलब प्लस को OR गेट बोलते हैं और ये ऊपर माइनस लग गया तो उसको बोला जाता है नॉट गेट। तो यहाँ पर इसका बूलियन व्यंजक y बराबर क्या बन जाएगा, a प्लस बी, और ऊपर इसका क्या हो जाएगा, बार, इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गेट है, यह NOR गेट का जो है चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पे ओ यह जो बना हुआ है नॉट गेट भी है और OR गेट दोनों इसमें बना हुआ है। अब इसका बूलियन व्यंजक हो गया। अब इसकी सतता सारणी कैसे बनेगा, तो सतता सारणी बनाने के लिए आपको a कॉलम, b कॉलम, ए बी प्लस वाई और a प्लस बी के ऊपर बार, मतलब इसमें जोड़ भी करना है और घटाना भी करना है। जोड़ को OR गेट कहते हैं और घटाना को क्या कहते हैं, नॉट गेट कहा जाता है। तो अपनी ओर से a बराबर संख्या मान लेंगे 0 0 1 0 1 1 मान लेंगे, और यहाँ क्या है, 1 है, 1 है, 0 है, 1 है। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 0 मिलेगा तो क्या बनेगा, 0 होता है। 0 1 जोड़ेंगे तो 1 होता है, 1 0 जोड़ेंगे तो 1 होता है, 1 1 10 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाता है। याद रखिएगा 1 लिखा जाएगा। 1 1 को क्या कहेंगे, 1 1 1, इसमें जोड़ क्या होता है, 1 1 2 नहीं, इसका जोड़ दूसरा होता है। 1 1 मिल करके 10 होता है, लेकिन जब इसकी सतता सारणी बनाते हैं तो 1 1 यहाँ पर 1 लिखते हैं। अगर जब इसका हम माने नॉट गेट करेंगे तो जब 0 रहता है तो वह 1 हो जाता है, 1 रहता है तो 0 हो जाता है, उल्टा करना है। तो 0 है तो 1 है, 1 है तो 0 है, 1 है 0 है, 1 है तो ये भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो समझ में आ गया होगा कि इसका जो सतता सारणी। प्रश्न नंबर 4 है, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। मतलब यहाँ पर एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, और इसकी क्षमता क्या दिया है, एक पहला दिया गया 10 डायोप्टर, दूसरा दिया गया है 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेमी की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब संपर्क में दोनों लेंसों को रखा गया है और 25 सेमी की दूरी पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब का स्थिति ज्ञात करना है, और युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी, मतलब उस लेंस का जो है प्रकृति क्या होगा, ये भी इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले जो है लेंस की क्षमता कितना कितना दिया गया है, तो पहला क्षमता P1 बराबर प्लस 10 डायोप्टर। ये प्लस क्यों लिखा गया है, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती हैं और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ अवतल लेंस की क्षमता क्या है, यहाँ पर अवतल लेंस की क्षमता क्या दिया, 2 डायोप्टर दिया गया है, तो यहाँ -2 डायोप्टर लिखेंगे। यह उत्तल है इसलिए प्लस है, यह अवतल है इसलिए माइनस है। संयुग्मी लेंस की क्षमता, अब संयुग्मी लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर होता है P1 प्लस P2। तो P बराबर P1 का मान क्या दिया है, 10 है, तो यहाँ 10 रख देंगे, प्लस हो जाएगा। P2 का मान क्या होगा, -2 है, तो -2 लिख देंगे। तो यह P1 का मान है और यह किसका मान है, P2 का मान है। तो P बराबर 10 उतर जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 10 में से 2 को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, 8 डायोप्टर हो जाएगा। तो अब यहाँ P का मान जो है अब 8 डायोप्टर का ही प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ F का सूत्र क्या होता है, 100/P होता है, मतलब फोकस दूरी का सूत्र होता है 100/P। अब F बराबर 100 उतर जाएगा, बटा P का मान कितना आया है, तो P का मान 8 है, तो यहाँ P का मान 8 रख लेंगे और 8 को से जो है इसमें भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 4 से अगर काटते हैं तो 25 चौको 100 होता है, और यहाँ 4 से यहाँ काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 25/2, मतलब किससे काटा गया, 4 से काटा गया है और नीचे भी 4 से भाग दिया गया है, तो क्या आ गया 25/2 जो है सेमी आ गया। तो F का मान 25/2 सेमी हो गया। और वस्तु की ये जो है दूरी कितना दिया गया था प्रश्न में, तो वस्तु की दूरी जो है 25 सेमी दिया गया था। प्रश्न में एक बार और देख लेते हैं कि U का मान क्या है, देखिए 25 सेमी दिया गया है। तो यह वस्तु की जो दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं। तो U बराबर क्या हो जाएगा, -25 सेमी हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। और V बराबर क्या हो गया, प्रश्नवाचक, मतलब V का मान इसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की
स्थिति क्या होगी। अब लेंस का सूत्र होता है, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये किसका सूत्र है? तो लेंस का सूत्र है। तो 1/v हो जाएगा, माइनस हो जाएगा u का मान -25 हो जाएगा, बराबर 1/f का मान क्या था? 25/2। ऊपर देखिए यहाँ f का मान निकला है 25/2, तो यह 25/2 हो गया। अब ये प्लस माइनस जो देखेंगे, माइनस और ये माइनस जब मिलेगा तो ये दोनों माइनस माइनस मिलेगा तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो 1/v प्लस 1/25 बराबर 2/25 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब ये बताइए प्लस कैसे हुआ? माइनस माइनस प्लस हो गया। ये प्लस है, जब इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो 1/v बराबर 2/25, और इसको पक्षांतर करेंगे तो -1/25 हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? अब 2/25 में से 1/25 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? 1/25 हो जाएगा। अब यहाँ चाहे तो इसे गुणा कर लीजिए, v एक अन्नम v हो जाएगा, 25 एक अन्नम 25 हो जाएगा, तो v बराबर क्या आ जाएगा? 25 सेमी हो जाएगा। तो यहाँ किसकी स्थिति पूछा जा रहा था? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की दूरी इसमें क्या आ गया? 25 सेमी आ गया। अतः लिखेंगे वस्तु की प्रतिबिंब लेंस से 25 सेमी पर वस्तु के दूसरी ओर प्राप्त होता है। क्योंकि प्लस में आया है इसलिए क्या लिखेंगे? दूसरी क्या लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 25 सेमी पर वस्तु के दूसरी ओर प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि ये इसमें प्रतिबिंब की दूरी कैसे निकाला गया। तो यह प्रश्न नंबर 4 का जो है क था। तो अब सीखेंगे 4 का ख। तो 4 का ख है, यंग के द्विरेखा छिद्र का प्रयोग की सहायता से प्रिज्म की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब यंग के जो नियम से जो है द्विरेखा छिद्र का प्रयोग के सहायता से जो है इसकी चौड़ाई का व्यंजक निकालना है। तो पहले यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो लिखेंगे किन्हीं दो क्रमागत, या मतलब क्रमागत मतलब क्रम से, तो किन्हीं दो क्रमागत दीप्त लीजिए या अदीप्त लीजिए, ठीक ना। दीप्त माने क्या होता है? चमकीला, और अदीप्त माने क्या होता है? अंधेरा। तो कहेंगे दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो फ्रिंज की चौड़ाई की परिभाषा क्या है? किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि फ्रिंज की चौड़ाई से क्या समझते हैं। तो इसमें दो क्रमागत लेना है, दीप्त ले सकते हैं और या अदीप्त ले सकते हैं। मान लें दो क्रमागत केंद्र से यमवी तथा m+1वीं दूरी क्रमशः क्या है? xm। अगर यमवी है तो इसलिए xm, और यह m+1 है तो क्या बनेगा? xm+1 है। तो फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर क्या बनेगा? xm+1 माइनस xm। मतलब ये दोनों क्रमागत के जो बीच की दूरी होगा वही फ्रिंज की चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर यह जो है xm+1 माइनस xm हो जाएगा। मतलब इसमें का अंतर कर दें तो फ्रिंज की चौड़ाई का मान निकल जाता है। तो xm का सूत्र क्या होता है? तो xm यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर xm का सूत्र होता है m लेमडा d/d होता है। यह किसका सूत्र है? xm का सूत्र है। अगर इसी प्रकार xm+1 का सूत्र बनाते हैं तो क्या बनेगा? बस थोड़ा सा ध्यान देना, जहाँ m है वहीं पे क्या बन जाएगा? m+1 हो जाएगा। क्या बनेगा? m+1 लेमडा d/d। मतलब m के स्थान पे क्या हुआ? m+1 हो जाएगा, और यहाँ m है तो m ही रहेगा, m लेमडा d/d हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो सूत्र बनाया गया है बस यहाँ से समझिएगा, xm+1 है तो यहाँ पे m+1 हो जाएगा, m है तो सिर्फ m हो रहेगा। अब दोनों में से ध्यान से देखिए, इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है। तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? लेमडा d/d। तो लेमडा d/d को बाहर कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? m+1 बचेगा माइनस m बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे m+1 माइनस m हो जाएगा। मतलब यह m, यहाँ से m+1 बचा, यहाँ m बचा। अब यह m से m को काट दें तो बचेगा 1। अब यहाँ पे जो है 1 से क्या करेंगे? इसमें गुणा कर लेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा? लेमडा d/d जो है गुणे 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे यह जो है 2 बार उतर गया है तो इसको आप लोग मत लिखिएगा, इसको 2 बार लिखा जा चुका है तो इसलिए इसको 2 बार मत लिखिएगा। अब यहाँ m से m कट गया तो बचेगा 1, और 1 में लेमडा d/d का गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर लेमडा d/d हो जाएगा। और लेमडा d/d ये किसका सूत्र है? तो यही फ्रिंज की चौड़ाई का क्या है? सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा कि फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र का निगमन कैसे
कैसे किया गया है, तो इसे चाहे तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जब इसको नोट करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का ग, एक 16 ग्राम रेडियोएक्टिव पदार्थ के औसत आयु 1 दिन है, ज्ञात कीजिए। पहला, इसकी अर्ध आयु ज्ञात करना है, और अगला जो क्वेश्चन है 3.35 दिन बाद इसकी विघटित मात्रा की गणना करना है। तो यहाँ सबसे पहले जो है मात्रा, प्रारंभिक मात्रा कितना दिया गया है, तो n0 इसको बोला जाता है, या इसको n0 भी कहा जाता है। तो n0 बराबर क्या है, 16 ग्राम प्रश्न में दिया गया है। और इसमें औसत आयु कितना दिया गया है, 1 दिन। औसत आयु को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 1 दिन हो जाएगा। इसकी अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। अर्ध आयु किसे दिखाते हैं, टी हाफ से, और टी हाफ बराबर क्या है, यहाँ पर प्रश्नवाचक है, मतलब टी हाफ बराबर जो है इसमें पूछा जा रहा है। अब t बराबर क्या है, 3.35 दिन में, 3.5 दिन में इसकी विघटित मात्रा गणना करना है। तो n बराबर क्या करेंगे, प्रश्नवाचक है, मतलब इसमें n का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सूत्र होता है t बराबर होता है, t बराबर पढ़े होंगे 0.693 इंटू टाउ होता है। क्या होता है, 0.693 इंटू टाउ होता है। तो t बराबर 0.693, और टाउ का मान क्या दिया है, 1 है। तो 1 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। आज जब 1 से गुणा करेंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा, 0.693 आ जाएगा। तो इसमें t का मान क्या आ गया, 0.693 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, n का एक सूत्र होता है t बटा टी हाफ होता है। अब यहाँ टी हाफ का मान क्या निकला, 0.693 निकला है। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर, और t का मान दिया है 3.5, तो ये लिखेंगे 3.5 बटा 0.693। अब ये 0.963 से 3.5 में भाग करेंगे, लगभग 5 आ जाएगा। तो n का मान क्या आया, 5 आ गया। अब यहाँ पर शेष जो मात्रा, विघटित मात्रा कैसे निकलेगा, तो सूत्र होता है n बराबर क्या होता है, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो n बराबर क्या होता है, n0 1/2 के पावर n होता है। यह किनका सूत्र है, शेष परमाणुओं की संख्या या शेष विघटित मात्रा, इसको बोला जाता है। n बराबर n0 1/2 के पावर n है। अब n उतर जाएगा, n0 का मान क्या है, 16 है, 1/2 उतर जाएगा, n का मान इसमें कितना निकला है, 5 है, तो 5 रख देंगे। तो n बराबर 16 हो गया। अब 1/2 का गुणा जब 5 बार करेंगे तो 1 क्या बनेगा, 32 हो जाएगा। 1/32 कैसे हुआ, 1/2 1/2 1/2 करके कितने बार करना है, 5 बार करेंगे तो 1 जो है 32 आ जाएगा। 16 दूनी 32 कितने बार गया, 2 बार में गया है। तो n बराबर क्या आ गया, 1/2 हो गया, या 2 से इसमें 1 में भाग करेंगे तो 0.5 ग्राम हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें शेष परमाणुओं की मात्रा या विघटित मात्रा क्या आया, 0.5 ग्राम आ गया। तो प्रश्न नंबर 4 का ग भी जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। तो 4 का घ, एक छोटा छड़ चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है। अब यहाँ पे जो मान दिया 4.5 का मान, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है, पहला मान, तथा छड़ चुंबक के अक्ष क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बन रहा है, मतलब थीटा के जगह पे 30 अंश का कोण बन रहा है। यदि इस पर 4.5 गुणे 10 के पावर -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है तो छड़ चुंबक के स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है। तो सबसे पहले क्या मान दिया है, पहले इसको नोट करेंगे। तो b का मान प्रश्न में क्या दिया गया, तो b का मान 4.5 जो है टेस्ला दिया गया। b बराबर 4.5 टेस्ला हो गया। थीटा बराबर 30 अंश हो गया। टाउ बराबर 4.5 गुणे 10 के पावर -2 न्यूटन मीटर दिया गया। ये सब मान कहाँ से आया है, प्रश्न में दिया गया है। u बराबर जो है प्रश्नवाचक हो गया। u का नाम क्या है, स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। टाउ का सूत्र होता है, टाउ बराबर होता है mb साइन थीटा होता है। टाउ क्या पढ़े हैं, mb साइन थीटा होता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, mb साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टाउ के हो जाएगा। अब m बराबर क्या होगा, तो b साइन थीटा क्या होगा, नीचे चला जाएगा, तो m को रोक लेंगे, टाउ बट्टा क्या होगा, b साइन थीटा हो जाएगा। m बराबर टाउ का मान क्या है, 4.5 गुणे 10 के पावर -2 है। ये किसका मान है,
है तो ये टाऊ का मान है और टाऊ का नाम क्या है, बल आघूर्ण है। क्या नाम है, बल आघूर्ण है। तो 4.5 गुणे 10 की पावर -2 हो गया। और बी का मान क्या दिया गया है, 4.5 है। साइन थीटा का मान क्या है, 30 अंश है। अब ये 4.5 से 4.5 को क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, ऊपर 1 गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा। और साइन 30 अंश का मान आप लोग जानते होंगे 1/2 होता है। अब साइन 30 अंश का मान 1/2 रखने बाद ये 2 को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो यम बराबर क्या हो गया, 2 गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा, तो एम्पियर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यम का मान क्या आ गया, 2 गुणे 10 की पावर -2 जो है एम्पियर मीटर का स्क्वायर आया। लेकिन इसमें स्थितिज ऊर्जा पूछा जा रहा था, लेकिन इसमें किसका मान निकाल दिया, यहाँ पर यम का मान निकाला गया है। तो अब यम का मान की जरूरत था, इसलिए यम का मान को निकाला गया था। अब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर होता है -mb cos थीटा होता है। क्या होता है, -mb cos थीटा होता है। अब यहाँ क्या रखेंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा। काश यहाँ लिखेंगे 4.5 हो जाएगा। काश 30 अंश हो जाएगा। तो काश 30 अंश का मान आप लोग जानते होंगे, काश 30 अंश का मान जो होता है करनी में 3/2 होता है। अब यहाँ गुणा करेंगे तो 2 का -2 उतर जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर -2 उतार देंगे, 4.5 उतर गया। काश 30 अंश का मान करनी में 3/2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 को क्या कर देंगे, काट देंगे। बचेगा क्या, -4.5 गुणे 10 की पावर -2 और कर्ण 3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है। अब 4.5 का गुणा जो है 1.732 में करेंगे तो -7.79 गुणे 10 के पावर -2 जूल हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की गणना किया गया है। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा निकालने से पहले यम का मान निकालना पड़ेगा। जब यम का मान निकल जाएगा तभी जा करके स्थितिज ऊर्जा का मान निकलेगा। तो इसे चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 4 का जो है अंग क्या है। तो 4 का अंगा प्रश्न है, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व कितना दिया गया है, 10 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी लंबवत दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 मान दिया गया है। अब दोनों मान को पहले लिखेंगे। लेमडा का मान क्या दिया है, रेखीय आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं, तो लेमडा से दिखाते हैं। और लेमडा बराबर क्या दिया गया है, 10 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम प्रति मीटर दिया गया है। आर बराबर कितना दिया गया है, 2 सेमी है। आर बराबर लिखेंगे 2 सेमी है। अब ये सेमी दिया गया है तो इसको हम बदल देंगे किसमें, मीटर में। तो आर बराबर होगा 2 गुणे 10 के पावर -2 से गुणा कर दें तो वो सेमी से किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो आर बराबर 2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। ई बराबर प्रश्नवाचक हो गया। ई का नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो क्या लिखा गया, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित चालक। मतलब जो तार है वो अनंत लंबाई के समान रूप से क्या है, आवेशित तार है। उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। यह बहुत ही आईएमपी सूत्र है। इसका निगमन भी कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम में, कई सालों से आ रहा है इसका निगमन। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा बट्टा आर होता है। ये किसका सूत्र है, तो अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का यह तीव्रता का सूत्र है। अब ई बराबर होगा, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या बताया गया, 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। यह 2 है तो 2 को यहाँ नोट कर लेंगे। लेमडा का मान क्या है, 10 गुणे 10 के पावर -8 है। तो यहाँ 10 गुणे 10 के पावर -8 जो है ये लेमडा का मान हो गया। आर का मान 2 गुणे 10 के पावर -2 है। तो आर का मान 2 गुणे 10 के पावर -2 हो गया। अब यहाँ चाहे तो 2 से 2 को क्या कर सकते हैं, 2 से 2 को क्या कर सकते हैं, काट देंगे। 2 2 कट जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 9 उतर जाएगा। और क्या बचेगा, 10 के पावर यहाँ 9
और ये 2 ऊपर गया तो 9 2 क्या होगा 11 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 10, 10 के पावर -8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पूरा पावर क्या है, तो यहाँ 11 घात और यहाँ 1 घात है, तो 11 1 12। अब 12 में से 8 घात को घटा देंगे तो कितना घात बचेगा, 4 घात बच जाएगा। तो 9 × 10 के पावर 4 हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो इसने न्यूटन प्रति कूलाम यहाँ पे रख लिया जाएगा। तो यहाँ कैसे हुआ समझ में आ गया, 2 से 2 को काट देंगे, 9 और ये 2 ऊपर गया, 9 2 11 हुआ, 11 1 12 हुआ, 12 में से 8 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, 4 घात हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्नों को बताया गया। तो आज का ये वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यह लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो अब अगले भाग में हम लोग जो पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।